हे एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। अगर इसमें हम लोग डिस्कस लास्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट जो दो वीडियो आप लोगों का गया था, एक बेसिक ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस हुआ था और एंड लास्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें हम लोग स्ट्रैटेजी का बारे में डिस्कस किए थे और स्विंग ट्रेडिंग का अप्रोचिंग कैसे, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात किए थे। तो ये जो पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और स्टॉक स्क्रीन कैसे करेंगे, अगर स्टॉक को आप कैसे ढूंढेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर, जैसे कि मैं बात किया था आपको आरएसआई एमएससीडी बॉलिंजर बैंड का बारे में भी, जो कि हालांकि मैं एमएससीडी और बॉलिंजर बैंड यूज नहीं करता हूं तो उसका बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली आरएसआई का बारे में डिस्कस करेंगे और वॉल्यूम एनालिसिस का बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोगों का स्टॉक स्क्रीनर। तो अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मैं स्टॉक स्क्रीनर यूज नहीं करता हूं। अगर आपको पता होगा कि अगर आपको मैं भी एडवाइस करूंगा कि मेरा अगर आप वॉच लिस्ट भी दिखाओ ना, आपको यहाँ साइड से दिखेगा। तो बहुत सारा मेरे पास स्टॉक है ऑलरेडी। ये एक ऑलमोस्ट 300 का आसपास स्टॉक है, जो कि मैं इसको रेगुलरली एफएनओ का स्टॉक में यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होता है। तो इसको मैं यूज करता हूँ इसीलिए कि एफएनओ स्टॉक में क्या है कि मुझे लिक्विडिटी मिलता है उस स्टॉक में, और स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, उसको करने में मुझे इजी होता है। तो आप लोग को भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए निफ्टी 500 स्टॉक का, और उसको फ्रिक्वेंटली, या फिर अगर 500 स्टॉक का आप लोगों को वॉच लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एटलीस्ट एफेंडो सेक्शन में जो भी स्टॉक है उसका एक वॉच लिस्ट बनाइए, ताकि आपको एफेंडो में आपका 240 का आसपास स्टॉक है। तो आप अगर इसको, मैं ये नहीं बोला कि रोज ट्रैक कीजिए, ताकि मेरा तो ये है कि मैं रोज ट्रैक करता हूँ। तो अगर आप ट्राई कीजिए कि उसको वीकली में एक बार, एटलीस्ट एक बार ट्रैक करने के लिए कोशिश कीजिए। ये हो गया हम लोग का जो स्क्रीनर का। अगर आपको फिर भी, अगर आपको जरूरत है स्क्रीनर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे स्क्रीनर करके, तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कोई एक एक दो स्क्रीनर आप लोगों के लिए मॉडिफाई करके मैं अपलोड करने के उसमें ट्राई करूंगा, ताकि आपको इजी हो जाए स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। और फिर भी अगर मैं, जो मेरा फास्ट आप लोगों को लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप अपना एक वॉच लिस्ट, प्रॉपर वॉच लिस्ट बनाइए। निफ्टी 100 का लिस्ट बना दीजिए, 200 का बना दीजिए। लेकिन आप लोग अगर चार्ट को जितना आप देखेंगे ना, स्क्रीन में जितना टाइम देंगे, तो आपको उसमें उतना चीजें समझ में आएगा। और एक बोलते हैं ना, चार्ट बात करते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हाँ, बात करते हैं, जब आपको उतना डीपली उसका साइकोलॉजी नॉलेज, क्योंकि ये एक दिन का गेम नहीं है कि आप आज उठ के आए और फिर देखना चालू किए तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कोई भी चीजें आप करते हैं तो उसमें आउटकम बहुत धीरे धीरे आता है, तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी होता है। अगर आप चीजों को धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप मास्टरी करते जाएंगे। अगर आपको रोज यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि इसको आप जो एक बार पढ़ लिए तो उसका बाद आपको अपग्रेड नहीं होना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि आपको रोज खुद को कुछ ना कुछ, खुद को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, खुद को नया चीजें सीखना पड़ेगा। तो मेरा जो एडवाइस है, आप लोग ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाइए और उसको ट्रैक कीजिए। और जो भी नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनर प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप लोगों का जो बिजी पर्सन है वो करिए, और जो कर सकते हैं तो उसको ट्राई कीजिए कि आपको वॉच लिस्ट बना के उसको ट्रैक करने के लिए। तो उसके अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है कि यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर। तो मैं खास करके आरएसआई यूज करता हूँ। अगर आरएसआई में ये बताता है ना, आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई यही डिनोट करता है कि कोई भी आप इंडिकेटर यूज करेंगे ना, इंडिकेटर का मेन पर्पज क्या होता है उसको हम लोगों को फर्स्ट पता होना चाहिए कि हम लोग इंडिकेटर क्यों यूज करेंगे। जैसे आप ईएमए हो गया, या फिर आपका आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, इसका पर्पज क्या है। कोई भी, जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कोई आप न्यू प्लेस में गए। मान के चलो कि आप यहाँ, आप इंडिया में हो तो आप चले गए अमेरिका, चले गए। तो अमेरिका में क्या है कि आपको हर गली हर मोड़ का बारे में नहीं पता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा, आप इंडिया में भी है तो आपका सिटी में भी आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे आपका जब यू टर्न आता है तो उसमें लिख देता है कि वो दिशा के लिए, मतलब वो डायरेक्शन के लिए वो रोड गया है। अब कभी कभी बहुत सारा आप रोड पे देखते रहेंगे कि सब, आप एक एक नोटिस बोर्ड लगता है, उसका मेन प्रोपोज क्या होता है कि वो इंडिकेटर है, आपको इंडिकेट कर रहा है चीजें कि यहाँ से बाएं मुड़ो, यहाँ से दाएं मुड़ो।
यही चीजें तो इंडिकेटर का रोल है, सेम चीज यही है। आप चार्ट में भी वही इंडिकेटर का पर्पज ही वही है कि आपको एक डायरेक्शन का बारे में वो इंडिकेट कर सकता है। अगर आप अपना जो प्राइस एक्शन, जैसे कि आप लोग जितना मल्टीपल चीजों को कंफर्मेशन के लिए लेंगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आपका जो विनिंग रेशियो है उतना बढ़ने का कंसिडर करते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो आप अपना ट्राई कीजिए कि कभी भी कि इंडिकेटर इंडिकेटर का साथ साथ प्राइस को रीड करने का कोशिश कीजिए। तो मैं हालांकि उतना इंडिकेटर तो यूज नहीं करता हूं, अगर मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा सकता हूं कि ये है आरएसआई इंडिकेटर। अगर आप देख सकते हैं कि ये है आरएसआई इंडिकेटर। अगर आरएसआई में ना आप लोगों को, अगर मैं इसको, ये जो जोन बना ये आरएसआई का जोन बना, और आरएसआई में मुझे जितना समझ में आता है मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जो आरएसआई का एक पैरामीटर है जो येलो, इसका ये है कि ऑफ साइड है 100 के लिए, जो ये लास्ट जोन है उसका 100 का, ये 100 का जोन है। अगर हम इसको स्क्वीज करेंगे 100, मैं खास करके देखता हूँ 100 जोन को मैं ओवरसोल्ड जोन मानता हूँ। और जो बिलो 32 बिलो, मैं उसको ओवर ओवरबॉट जोन 100 का ऊपर, और उसका नीचे जो येलो लाइन का अगर नीचे प्राइस जाता है तो उसको मैं 30 से अगर नीचे ट्रेड करता है, आरएसआई इंडिकेशन देता है, तो उसको मैं ओवर सोल्ड मानता हूँ। ऑफ साइड के लिए 70 से अगर ऊपर जाता है तो उसको ओवरबॉट मानता हूँ। कभी भी कोई भी आपको मैं एक जैसे ये चीजें क्लियर होगा ना, हम लोग बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि आरएसआई कैसे बिहेव करता है और क्या करता है, इसका बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर ट्रेड ट्रेड स्टॉक ना, इसमें ऑफ साइड में तो आपका प्राइस दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए एक निकाल के बताता हूँ, कल हम लोग जो कि डिस्कस किए थे क्यूमिन सीड में। हाँ, अगर आरएसआई के बारे में इसमें हम लोग देख सकते हैं, जस्ट ए सेकेंड, आपको आरएसआई के बारे में मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आरएसआई कैसे बिहेव करता है। जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला हूँ, और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगा। अगर आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में कि लास्ट टाइम क्या हुआ ना, जब भी प्राइस अपना लो लगाया तो आरएसआई भी लो लगाया। जब फिर से अपना प्रीवियस लो को ये काटा है, जब अपना प्रीवियस लो को ये पॉइंट पे जो 15 जनवरी पे ये और एक फिर से लो लगाया, बट आरएसआई में क्या लगा, नहीं लगा लो। तो इसमें हम लोग अगर आरएसआई में देखेंगे तो इसमें आरएसआई में होता है डाइवर्जन, इसको हम लोग बुलिश डाइवर्जन कंसीडर करते हैं। और इस जो क्या हुआ कि प्राइस लो लगा रहा है, बट आरएसआई इंडिकेटर क्या बता रहा है कि प्राइस का हायर हाई बना रहा है। तो इसका मतलब है आरएसआई का पर्पज भी यही होता है ना कि स्ट्रेंथ को या फिर मोमेंटम को, आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर प्राइस आपको लो बता रहा है और इसमें आरएसआई अगर बुलिश बता रहा है, तो आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक में स्ट्रेंथ है ऑफ साइड जाने का। हम पहले से ही मैं बोला हूँ कि अरे अगर अभी तक हम लोगों को प्राइस में कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, और आरएसआई में इंडिकेशन आया है कि बुलिश इंडिकेशन आया है, जो कि इसको आरएसआई बुलिश डाइवर्जन बोलते हैं। और प्राइस को देखेंगे तो लोअर लो बनाते जा रहा है, बट इसमें दिखा रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। और अभी इसमें हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ थिंग होता है जब भी प्राइस अपसाइड जाता रहेगा, बट आरएसआई आपको इंडिकेशन देगा लोअर लो का। उसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जन। अगर आप इसमें कंसीडर करेंगे तो ऐसे टिल एक ट्रेंड लाइन आएगा जो कि यहीं से आरएसआई सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर फॉल होता रहेगा, बट प्राइस आपको हायर हाई बताता जाएगा। अगर समझ आप चीजों को कनेक्ट करने के लिए ट्राई कीजिए, ताकि आपको ज्यादा इसके रिलेटेबल लगेगा और आपको समझ में आएगा। तो क्या ये इसमें यही डिनोट होता है ना कि हम लोगों का प्राइस जो है ना, कि प्राइस में अभी भी मोमेंटम है। हालांकि जो प्राइस में आपको जो आरएसआई में आपको मोमेंटम है, बट प्राइस में अभी तक हम लोगों को कोई चीजें नोटिस नहीं हो रहा है। और जब भी ऐसा सिचुएशन बने, आप अपना इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी एक स्पेसिफिक ये आपका ब्रेकआउट जोन बन गया, जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा तब आप अप्रोच कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको बोल रहा था आरएसआई, देखिए आरएसआई जब भी 30 से बिलो आया ना, 30 से बिलो आया यानी इसमें बाउंस बैक आने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है।
कभी भी आप 30 का नीचे अगर इंडेक्स ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब भी जो RSI 30 का नीचे आ जाता है ना, आप ट्राई कीजिए कि उसको ऑप्शन वगैरह को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी RSI नीचे आता है ना, बहुत शार्प बाउंस बैक आता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ आपको। और RSI ना 50 का अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो इसको 50 जो ये है, इसका इसका बेस लाइन है। अगर RSI 50 का अपसाइड में ट्रेड हो रहा है तो इसको बुलिश कंसीडर करेंगे। अगर 50 का नीचे और 30 का अंदर में ट्रेड हो रहा है तो इसको हम लोग तो न्यूट्रल टाइप का कंसीडर करेंगे। और इसका अंदर में अगर ट्रेड हो रहा है, जैसे कि आपको देख सकते हैं, और प्राइस भी कैसे बिहेव कर रहा था आप देख सकते हैं, ये एक साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था। अगर आप प्राइस का साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे ना, ये साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था, तो RSI इसी बीच में आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। जब भी आप RSI को देखेंगे, जब भी स्टॉक मोमेंटम में था तो इस ये भी मोमेंटम में था। अब इसमें मैं जब रिसेंटली बोला था कि बेरिश डाइवर्जन, अगर आप इसी में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। आप एक चार्ट में बहुत सारा चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से बैक टेस्टिंग इसको करना चाहेंगे तो ये जो हाई लगा था, ये कहाँ पे हाई लगा था आप देख सकते हैं, ये वाला हाई। अगर ये वाला हाई जो लगा था उसका बाद क्या हुआ, RSI अपना हाई, ये प्राइस तो हालांकि हायर हाई बनाते जा रहा है, बट RSI क्या बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेरिश डाइवर्जन। आपको यहाँ पे दो एग्जांपल मिला, एक बुलिश डाइवर्जन का मिला। ये अभी के लिए आप लोग प्राइस को मतलब ट्रैक करेंगे, अभी कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना है। हम लोगों को बैक टेस्ट के लिए और इसको ट्रैक करते रहना, ताकि आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिले। एक तो आपका प्राइस एक्शन का हिसाब से ये डबल बटन दिख रहा है, RSI में बुलिश डाइवर्जन है। जब भी ब्रेकआउट आएगा हम लोग तब अप्रोच करेंगे इससे। ये हम ना जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये प्योरली हम लोगों का एजुकेशन पर्पज से, कोई भी इसमें जाके फिर से आप लोग ट्रेड ना ले। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर जो है या फिर आपका फाइनेंस का खुद ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आउट ऑफ द टॉपिक चला गया था, सॉरी। तो RSI हायर, प्राइस हायर हाई बनाते जा रहा है, बट RSI लोअर लो बनाता जा रहा है। तो इसमें ये एक इंडिकेशन आया कि प्राइस, हम लोगों को पहले से ही पता है RSI मतलब डिनोट करता है हम लोग का रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि प्राइस में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रहा है। इसीलिए उसका बाद जैसे ही हायर हाई लगा रहा था, उसका बाद क्या हुआ, प्राइस सडनली फॉल आया और प्राइस अभी गिर चुका है। अगर होप सो मैं RSI को जितना मैं समझता हूँ, या फिर अगर फर्दर इसका ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसका ऊपर बहुत सारा चीजें निकलेगा। तो हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग किसमें थे, सेल में थे शायद, चार्ट में। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो इसमें हम लोगों का जो RSI और MACD का जो जितना हुआ, मैं ट्राई किया कि क्लियर करने के लिए आपको। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट है कि जो वॉल्यूम है, हालांकि थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल देके समझाना जरूरी समझा, इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्टकट नहीं अपनाया, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आया। और वॉल्यूम का क्या सीन होता है, अगर मैं आपको फिर से एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, इसमें मैं कोई भी स्टॉक आएगा तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके, अब रेगुलरली अगर वीडियो मैं तो अपलोड करूंगा ना, तो आपको बताऊंगा जब भी ये वॉल्यूम का आएगा। तो मैं अभी के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होता है, पहले सुनिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का ना, वॉल्यूम जो एनालिसिस होता है, वॉल्यूम 3 टाइप का होता है। आपको शायद वॉल्यूम का बारे में ज्यादा कोई भी वीडियो में इतना नहीं मिलेगा। मैं इस हिसाब से डिफरेंट टाइप का बुक्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टर का पास जाके ये चीजें मुझे जो पता चला है कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम 3 टाइप का होता है। कि एक होता है वॉल्यूम स्प्राउट, आप नोट कीजिए, ये चीजें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। एक है वॉल्यूम प्राउट स्प्राउट, और एक वॉल्यूम पॉपअप, और एक होता है वॉल्यूम बिल्डअप। अगर आप तीनों चीजों में, वॉल्यूम स्प्राउट किसको बोलते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे एक स्टॉक में, तो इसमें आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। कि इसमें अब अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ना वॉल्यूम बिल्डअप। अगर चार्ट को आप देखेंगे, वॉल्यूम को भी प्रियोर देखिए कि जब भी वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम हम लोग का, वॉल्यूम क्या डिनोट करता है कि वॉल्यूम यही डिनोट करता है ना, अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में अगर वॉल्यूम को देख रहे हैं, कि वॉल्यूम डिनोट यही करता है कि एक पर्टिकुलर दिन, एक 1 डे में कितना वो ट्रेड को, वो स्टॉक को बाय किया गया और सेल किया गया।
इसमें आपका इंट्राडे आएगा, इसमें आपका एफ&ओ आएगा, इसमें आपका पोजिशनल भी आएगा। तो वो उसमें यही बताता है कि उस स्टॉक को 30 मिलियन वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी 30 टाइम उसको बाय किया गया और सेल किया गया, यही डिनोट होता है। 30 मिलियन यानी आपको इसमें 50% भी 50-50 कर सकते हैं, 15 मिलियन बाय हुआ, 15 मिलियन सेल हुआ, या फिर आप मान सकते हैं कि इसको 20 मिलियन बाय हुआ, 20 मिलियन सेल हुआ। तो इसमें वॉल्यूम का रोल इसीलिए बढ़ जाता है। जब भी वॉल्यूम ज्यादा बाइंग आता है तो ग्रीन कैंडल आता है, कंपेरेटिव टू बाइंग अगर कम हो रहा है तो सेलिंग की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें वॉल्यूम का फास्ट जो होता है कि वॉल्यूम सपोर्ट स्प्राउट, जो वॉल्यूम स्प्राउट होता है ना, अगर आप इसमें देखेंगे एक जो नॉर्मल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, अगर इसमें आप मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे भी ऐड करके देखेंगे तो इसमें एक एवरेज वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जनरेट होता है, एवरेज वॉल्यूम या फिर एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा होता है, उसको हम लोग वॉल्यूम पॉपअप बोलते हैं। अगर मान के चले कि एक स्टॉक में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और सडनली एक स्पाइक आएगा वॉल्यूम में, तो उसको, और ये जो स्पाइक आएगा ना प्रीवियस वॉल्यूम भी इसका बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग वॉल्यूम पॉपअप बोलते हैं। अगर सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अगर नॉर्मल वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम है और कभी भी उतना वॉल्यूम, जब भी कभी भी स्टॉक जब से लिस्टिंग हुआ है उससे पूरा उसका हिस्ट्री से जितना वॉल्यूम नहीं आया होगा, अब बहुत सारा स्टॉक में देखेंगे ऐसे बड़ा कैंडल आता है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं कि वॉल्यूम स्प्राउट। वॉल्यूम स्प्राउट ये होता है कि स्टॉक का हिस्ट्री में भी उतना वॉल्यूम नहीं आएगा, आया होगा, और आपका ट्रेडिंग जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हो या फिर कभी भी ऑबनॉर्मल वॉल्यूम आना चाहिए, जो कि कभी उतना वॉल्यूम का ट्रेड नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम स्प्राउट। और वॉल्यूम पॉपअप क्या होता है? वॉल्यूम पॉपअप ये होता है कि एवरेज वॉल्यूम से सडनली एक स्पाइक आता है वॉल्यूम में, एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम आता है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम पॉपअप। और वॉल्यूम बिल्डअप क्या होता है कि अगर आप ये जो इनको देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम बिल्डअप हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वॉल्यूम और कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली ये जनरेट होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बिल्डअप। और इसमें यही डिनोट होता है ना, अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम एनालिसिस क्या डिनोट करता है? वॉल्यूम एनालिसिस यही करता है कि उसमें पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम आना चाहिए मतलब क्या, कि उससे ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यानी हम लोग तो पहले भी पता किया ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिमांड, साइकोलॉजिकल बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी एक मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक ब्रेक कर रहा है और उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है, ज्यादा लोग उसमें बाय सेल कर रहे हैं, तो यही डिनोट करता है ना कि ये अकुमुलेशन जोन है, या फिर ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है मतलब क्या डिनोट करता है? ट्रेडिंग टोटली साइकोलॉजिकली गेम है। अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो ये साइकोलॉजी का ऊपर 80% इसका रोल है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसमें जब एक बड़ा सा बाइंग कैंडल आना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल आना चाहिए। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ कि मारुजो आना चाहिए, बुलिश कैंडल आना चाहिए। क्यों? उसमें यही डिनोट होता है कि जो लास्ट हम लोगों का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अंदर में प्राइस जो ट्रेड हो रहा था, कोई ना कोई बायर या फिर सेलर का अंदर में ये लोग बाय सेल कर रहे थे, एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया था। जब भी ब्रेकआउट होता है तो यानी उसमें बायर विन किए। अगर वंस बायर विन करते ना, अब बहुत सारा स्टॉक में कभी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो एक ऑफ साइड भागने का रीजन क्या होता है कि लोग जो जो सेलर बने थे, जो अब उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, क्योंकि सेलर भी तो स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। तब कोई भी आप पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करते हैं? अगर सेल पोजीशन लगाए तो उसको बाई करते हैं ना, बाई बैक करते हैं, फिर जाके तो वो सेल होता है। तो सेम काइंड ऑफ इसमें डबल प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस टाइम स्टॉक पूरा भागता है, सिंगल डायरेक्शन पे भागेगा। बहुत सारा आप जितना बैक टेस्ट करना है करके आप देख सकते हैं कि यही होता है वॉल्यूम का रोल। और जैसे ही हम फर्दर जैसे वीडियो लंबा भी होते जा रहा है, तो जैसे ही आपको ये चीजें आगे हम देखते जाएंगे तो इस चीजों को मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा। एक जो ट्रेडिंग है ना, एक दिन में आप पूरा नहीं सीख सकते, या फिर एक लेसन में आप एक पार्ट में पूरा नहीं सीख सकते। धीरे धीरे ये प्रोसेस है। आपको जैसे जैसे
कोई चीजें तो चार्ट में आपको फॉर्मेशन होता रहेगा, तो मैं इसको आप लोगों को ट्राई करूंगा कि जितना हो सके एक्सप्लेन करने के लिए। होप सो यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े हैं या फिर जो भी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी पार्ट में अगर कोई चीजें नहीं समझ में आता, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, या फिर जो टेलीग्राम पे हो, वो सेक्शन में जाके आप लोग मुझे थोड़ा पिंग करेंगे या फिर अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप ये सीरीज ना कि आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज आप लोग अपना जो फ्रेंड है या फिर फैमिली मेंबर है जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, उनको प्लीज आप लोग रिकमेंडेशन दीजिए, ताकि आप मेरा भी जो आप लोग लाइक एंड कमेंट करेंगे, तो मैं भी जानूंगा कि आप लोगों का भी ये टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है और आप लोग भी क्यूरियस है जितना मैं हूँ। तो ये चीजें जब भी मिक्सअप होगा ना, हम लोगों का इमोशन जुड़ेगा, तो चीजें मुझे एक्सप्लेन करने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझने भी अच्छा लगेगा। होप सो आपको जो भी चीजें हम लोग पढ़े ना अभी, जितना भी लास्ट 3 पार्ट हम लोग अब जितना भी हम लोग पढ़े हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आप चीजें समझ में आ रहा है, तो मुझे प्लीज लाइक या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।